हेलो व्यूअर्स, लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। आज वर्ल्ड ऑर्डर के जितने भी एजम्पशंस हैं जो आपने बना के रखे होंगे वो सब टूट रहे हैं। आखिर किसने सोचा था कि कोई कंट्री, खासकर अमेरिका जैसी पावरफुल कंट्री जो इनफैक्ट एक समय से लगातार लिबरल इंटरनेशनल वर्ल्ड ऑर्डर की एक लीडर रही है, वो किसी दूसरे कंट्री के हेड ऑफ स्टेट को पकड़कर ह्यूमिलिएट करेगी। मैं वेनेजुला की बात कर रहा हूं। किसने सोचा था कि अमेरिका जैसी पावरफुल कंट्री एक दूसरे कंट्री के हेड ऑफ स्टेट जो ईरान के आयतुल्ला को पब्लिकली असैसिनेट करेगी और उसके बाद किसी भी तरीके का एक्शन नहीं लिया जाएगा। किसने सोचा था कि यूनाइटेड नेशन ये सब तमाशा बैठकर देख रही होगी और बिल्कुल ही जो भी कुछ बचा खुचा था वो भी यूनाइटेड नेशन से आज एक्सपेक्ट करना इररेलेवेंट है। किसने सोचा था कि एथिक्स और मोरालिटी जिसकी हमेशा से जगह फॉरेन पॉलिसी इंटरनेशनल रिलेशंस में कम रही है, लेकिन आज तो बात करनी भी पॉसिबल नहीं है बिकॉज इसकी कोई भी जगह नहीं है। नेशनल इंटरेस्ट के लिए साम दाम दंड भेद जिस एक्सटेंट तक करना है, जहां करना है, जैसे करना है, ये सब अलाउड है। अब कल को अगर चाइना ताइवान के लीडर को खुलेआम पकड़ के ले आए तो प्लीज चाइना को क्रिटिसाइज मत करिएगा, बिकॉज आज पूरे वर्ल्ड में यही चल रहा है। आज इनइक्वालिटी और पावर्टी के बारे में बात नहीं करना है, लोगों को फ्री में पैसे बांटना है, भटकाना है। पॉपुलिज्म पीक पर आ चुका है, राइट विंग पॉलिटिक्स पीक पर आ चुका है और कोई भी एक तरीके से नेशनल इंटरेस्ट को स्ट्रक्चरल लेवल पे बात ना करके ऊपर ऊपर से नेशनलिज्म को कलर देकर बातचीत करना आज सबको पसंद आ रहा है। इसी तरीके से आज जापान में भी बहुत कुछ बदल रहा है। इनफैक्ट मेरे हिसाब से ये एक नया जापान है और मैं यह भी कह सकता हूं कि एक नया जापान नहीं है, ये बता रहा है एक नया वर्ल्ड ऑर्डर। ये वर्ल्ड ऑर्डर का अभी तक नाम नहीं दिया गया है। पहले बताया गया था यूनिपो बाइपोलर वर्ल्ड ऑर्डर है जिसको कोल्ड वॉर कहा गया, फिर कहा गया एक यूनिपोलर वर्ल्ड ऑर्डर है जिसको लिबरल इंटरनेशनल वर्ल्ड ऑर्डर कहा गया। ये कौन सा नया वर्ल्ड ऑर्डर है इसके बारे में मुझे नहीं पता, इनफैक्ट किसी को नहीं पता। बिकॉज एक बात तो क्लियर है, ये नया वर्ल्ड ऑर्डर जो है वो बहुत कंफ्यूज है, केओटिक है, इसका कोई भी माई बाप नहीं है। क्योंकि इस वर्ल्ड ऑर्डर में कौन किसका फ्रेंड है, कौन किसका एनिमी है, किसका किससे क्लैश है, ये कुछ भी क्लियर नहीं हो रहा है। आज तक अमेरिका जिसका हमेशा से प्रॉब्लम कंटेंटर चाइना रहा है, डोनाल्ड ट्रंप ने क्वाड स्टार्ट किया, लेकिन आज क्वाड वॉड इररेलेवेंट हो चुका है। चाइना जा रहे हैं ट्रंप मिलने और एक तरीके से क्लियर कट हो चुका है कि यूएस और चाइना जो है वो एक साथ मिलजुल कर रहना सीख गए हैं। दूसरी तरफ लड़ाई जो मिडिल ईस्ट में कभी किसी ने सोचा नहीं, सोचा कि ट्रंप के आने की वजह से पूरा फोकस इंडो पैसिफिक थिएटर पे रहेगा, क्वाड को और ज्यादा एलिवेट किया जाएगा, लेकिन क्वाड का नामो निशान नहीं है। सारा फोकस इस समय यूरोप और मिडिल ईस्ट पे आ चुका है जो किसी ने अगेन एक्सपेक्ट नहीं किया था। और वो सारे फॉरेन पॉलिसी एक्सपर्ट्स आज कहीं चुपचाप बैठकर ये सब चीज देख रहे होंगे। अब जापान के बारे में मैं क्यों बात कर रहा हूं, बिकॉज जापान एक ऐसा कंट्री है जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद एक क्लियर कट फॉरेन पॉलिसी को अडॉप्ट कर रखा था। और उस फॉरेन पॉलिसी जो कि केवल फॉरेन पॉलिसी नहीं है, डोमेस्टिक पॉलिसी भी है, और उस पॉलिसी का नाम है पैसिफिज्म। पैसिफिज्म क्या होता है इसके बारे में बात करेंगे। बट जापान जो है, आज एक ऐसी खबर आ रही है जिससे ये क्लियर कट बताता है जाता है कि 1945 के बाद से जापान ने जिस पर्टिकुलर पॉलिसी को इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रखा था, आज इस पॉलिसी का ऑफिशियली पूर्ण विराम, ऑफिशियली एंड हो चुका है। बिकॉज जापान ने एक नया लीथल वेपन पॉलिसी लाया है जिसके अंदर जापान जो है वो दूसरे कंट्रीज को लीथल आर्म्स को एक्सपोर्ट करेगा, लीथल वेपन्स एक्सपोर्ट करेगा, जिसमें जापानीज वॉरशिप हो जाएंगे, कम्बैट ड्रोन्स हो जाएंगे और अदर वेपन्स हो जाएंगे। तो ये बहुत ही बड़ी चेंज है यहां पर, जो क्लियर कट बताती है कि किस तरीके का आज एक वर्ल्ड ऑर्डर में हम जी रहे हैं। अब सबसे पहले पैसिफिज्म क्या होता है, जो जापान की कॉन्स्टिट्यूशन में 1945 से एक सेंट्रल पिलर रहा है। जैसे आप कह सकते हैं बेसिक स्ट्रक्चर इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में, तो वहां पे बेसिक स्ट्रक्चर हमेशा से रहा है पैसिफिज्म। इंडिया में तो बेसिक स्ट्रक्चर को बदला नहीं जा सकता है, लेकिन जापान में बेसिक स्ट्रक्चर को बदल दिया गया है। पैसिफिज्म एक तरीके की बिलीफ सिस्टम है जिसमें वायलेंस किसी भी फॉर्म में अनजस्टिफाइबल है अंडर एनी सर्कमस्टांसेस। पैसिफिस्ट कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो पूरी तरीके से कमिटमेंट दिखलाती है पीस के प्रति,
किसी भी वॉर, कोई भी एग्रेशन में इन्वॉल्व नहीं होना। पैसिफिज्म का यही कहना है कि कोई बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम क्यों ना हो, कोई भी बड़ी से बड़ी कॉन्फ्लिक्ट क्यों ना हो, इसको अगर रिजॉल्व करना है तो नॉन वायलेंट मीन से करना पड़ेगा, डायलॉग, नेगोशिएशन एंड अंडरस्टैंडिंग। तो पैसिफिज्म बेसिकली इज अ काइंड ऑफ अ बिलीफ सिस्टम दैट आउटराइटली रिजेक्ट्स एनी फॉर्म ऑफ वायलेंस। इनफैक्ट पैसिफिज्म में यह भी कहा जाता है कि वायलेंस नहीं करना है, और साथ ही साथ पैसिफिज्म में यह भी कहा गया कि कुछ भी ऐसा चीज मुझे नहीं करना है जिससे मेरे प्रति कोई और मुझे वायलेंस करे। मतलब पहला क्या है, वायलेंस मुझे नहीं करना है। दूसरा, मुझे कुछ ऐसा भी नहीं करना है जिससे दूसरे को डर लगे और वो डर में आकर मेरे ऊपर वायलेंस करे, मेरे ऊपर अटैक करे। तो पैसिफिज्म बहुत ही ब्रॉड लेवल पे आपको सोचना है। इट्स नॉट ओनली नॉट डूइंग वायलेंस, इट इज नॉट डूइंग समथिंग विच प्रोवोक्स वायलेंस बाय समवन एल्स अगेंस्ट यू। तो ये पैसिफिज्म का इन डेप्थ मीनिंग है। और जापान की पोस्ट वॉर पॉलिसी का ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉलिसी रहा है, बिकॉज जापान जिस तरीके से सेकेंड वर्ल्ड वॉर में डिफीट झेला, एटॉमिक बॉम्बिंग ऑफ हिरोशिमा एंड नागासाकी झेला, जापान को समझ में आ चुका था कि वॉर विल लीड to destruction. War will lead to again collapse of Japan in future if Japan again goes for war in any form. इसी कॉन्टेक्स्ट में जापान के कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 19 को बोल्डली लिख दिया गया और उसमें कहा गया कि जो कंट्री को लगता है वॉर उनका एक सॉवरन अधिकार है, ये जापान के लिए वॉर जो है वो सॉवरन अधिकार नहीं है। मतलब कंट्री के पास ये राइट नहीं है कि वो किसी और कंट्री से वॉर पे जा सके, और इसीलिए जापान के पास कोई भी लैंड, सी और एयरफोर्स नहीं रहेगा। जापान के पास किसी भी तरीके का कोई भी ऐसा फोर्स नहीं रहेगा जिससे जापान किसी भी कंट्री के साथ वॉर पे जा सके। ये जापान का जो पॉलिसी था, ये बेसिकली बताता है कि जापान कभी भी अपने आप को मिलिटरीली स्ट्रांग नहीं रखेगा सो दैट किसी और पड़ोसी देश को डर रहे। फॉर एग्जांपल, अगर कंट्री ए है और कंट्री बी है, मान लीजिए जापान है, अगर जापान अपने डिफेंस को बढ़ाएगा बहुत तेज रेट से, तो बी जो है वो नेचुरली डिलेमा में आ जाएगा कि अब मैं क्या करूं। भले ए बी को अटैक ना करे, भले जापान बी को अटैक ना करे, लेकिन ये एक नेचुरल एसेंस है दैट इफ यू बिकम स्ट्रॉन्गर द नेबर विल स्टार्ट टू पैनिक। और इस कॉन्टेक्स्ट में बी भी अपने डिफेंस को बढ़ाना स्टार्ट करेगा, और ये प्रोबेबली आने वाले समय में दोनों एक दूसरे के साथ इस डिलेमा में, इस पैनिक में, इस एंजाइटी में क्लैश करेंगे। इसीलिए अगर आपको पीस चाहिए तो आप भी अपने डिफेंस को बड़ा मत करो, सो दैट बी को कभी डर ना लगे कि ए आपके ऊपर अटैक कर सकता है। इसलिए बी भी शांति से रहेगा, ए भी शांति से रहेगा। और इसीलिए जापान जो है वो हमेशा से केवल सेल्फ डिफेंस फोर्स रखा कि कल को अगर मेरे ऊपर अटैक हो जाए तो मेरे पास अपने बचाव के लिए एक बेसिक मिनिमम फोर्स होना चाहिए, मेरे पास कोई भी ऑफेंसिव मिलिट्री फोर्स नहीं रहेगा। तो ये जापान का एक तरीके से पैसिफिज्म विथ कॉन्स्ट्रेंट्स था। मतलब पूरी तरीके से पैसिफिज्म नहीं है, बिकॉज पूरी तरीके से पैसिफिज्म के लिए तो आप कोई फोर्स ही नहीं रखोगे, बिकॉज अगर आप फोर्स रखते हो तो वो वायलेंस यूज कर सकता है। लेकिन जापान जो है वो पैसिफिज्म को रखा थोड़ा सा, उसको मॉडिफाई करके, जहां पे जापान ने कहा कि मैं कोई भी ऑफेंसिव मिलिट्री फोर्सेस नहीं रखूंगा, मैं केवल डिफेंसिव मिलिट्री फोर्सेस रखूंगा कि कल को अगर बी जो है वो मुझ पे अगर अटैक कर देता है तो मैं कम से कम अपना एक बेसिक सेल्फ डिफेंस रख सकूं। इसलिए जापान जो है वो कभी भी कोई सोफिस्टिकेटेड वेपन नहीं रखा, जापान कोई भी वेपन को प्रोड्यूस नहीं करता था जिससे बी या किसी भी कंट्री को टेंशन हो, डर हो। ए के पास ना ही कोई ऐसी वॉरशिप थी जापान के पास, तो जापान ऐसे कोई भी वेपन इंफ्रास्ट्रक्चर अपने पास नहीं रखना चाहता था जिससे बी को कोई भी तरीके का एंजाइटी हो। और साथ ही साथ जापान ने अपने डिफेंस के लिए यूएस के साथ एक ट्रीटी कर रखा था, ट्रीटी ऑफ म्यूचुअल कोऑपरेशन, जिसके अंदर यूएस जो है वो जापान को अपने सिक्योरिटी अम्ब्रेला के अंदर ले आया था कि अगर कोई भी कंट्री जापान के ऊपर अटैक करती है तो यूएस विल कम टू प्रोटेक्ट जापान। तो ये जापान जो है वो इस तरीके से अपने फोर्सेस के ऊपर कम काम किया। जापान जो है वो सेल्फ डिफेंस फोर्सेस रखा और अपने सिक्योरिटी के लिए अमेरिकन फोर्सेस के ऊपर एलाई किया। कुछ लोग कहते हैं कि अमेरिका जो है वो एक तरीके से जबरदस्ती जापान में ये पैसिफिज्म को डाला सो दैट जापान कभी भी आगे जाकर एक स्ट्रांग मिलिट्री पावर नहीं बन सकता है। अब इसमें बहुत सारे एनालिसिस है, लेकिन एक बात तो जापान को क्लियर था दैट दिस इज द टाइम वी शुड फोकस ऑन इकोनॉमी, दिस इज द टाइम वी हैव टू फोकस ऑन पोस्ट वॉर रिकंस्ट्रक्शन। और उसी का नतीजा है दैट आज वर्ल्ड की जापान जो है वो फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी है। वो वही जर्नी है 1945 के डिस्ट्रक्शन के बाद
आज इतनी एक स्ट्रांग इकोनॉमी डिस्पाइट अ वेरी स्मॉल पॉपुलेशन जापान वो अचीव कर पाया। लेकिन अब देखिए हालात बदल रहा है और इसका सारा क्रेडिट जापान के पुराने प्राइम मिनिस्टर जिसको अनफॉर्चुनेटली असैसिनेट किया गया था शिंजो एबे, जिन्होंने पूरा ये इंडो पैसिफिक का कॉन्सेप्ट लाया। ये इसलिए लाया बिकॉज़ हालात बदल रही है, हालात बहुत समय से बदल रही थी। जापान एक डेंजरस सिक्योरिटी एनवायरनमेंट में रह रहा है जहां पर आप कह रहे हो कि ए कुछ ना करे सो दैट बी को डर हो, लेकिन आज प्रॉब्लम है कि बी इतना कुछ कर लिया है कि ए को डर होने लगा है जापान को। बी यहां पे मैं चाइना और नॉर्थ कोरिया की बात कर रहा हूं, बिकॉज जब ये पैसिफिज्म लाया गया था उस समय चाइना वॉज नॉट अ स्ट्रॉन्ग प्लेयर, नॉर्थ कोरिया के पास न्यूक्लियर वेपन नहीं था। लेकिन आज का जापान देख रहा है चाइना किस तरीके से अमेरिका की नहीं सुन रहा है तो जापान की क्या सुनेगा, और नॉर्थ कोरिया किस तरीके से एक न्यूक्लियर पावर बन चुका है, और वो न्यूक्लियर पावर किस कंट्री के पास है, तो एक डिक्टेटर कंट्री के पास है जो इसको यूज करने के पहले कोई चेक्स एंड बैलेंस नहीं करेगा। तो यही चीज जापान को परेशान कर रहा है और इसलिए जापान को चाहे ना चाहे अपने उस पैसिफिज्म को चेंज करना मजबूरी करना पड़ रहा है। रशिया यूक्रेन वॉर में भी ये क्लियर कट हो गया कि आज वर्ल्ड वॉर टू के बाद 1945 के बाद दो सॉवरेन कंट्री इस तरीके से खुलेआम लड़ेंगे हमेशा से, क्योंकि प्रॉक्सी वॉर होता था, लेकिन ये रशिया यूक्रेन दो बड़े कंट्री इस तरीके से आपस में लड़ेंगे। ये क्लियर कट बताता है कि वॉर होना आज कोई बहुत बड़ी सरप्राइजिंग या शॉकिंग इवेंट नहीं है। यूएस के सिक्योरिटी गारंटी के ऊपर भरोसा सभी का टूट रहा है। ये भरोसा टूटना हुआ अफगानिस्तान में जब अमेरिका भाग गया, अफगानिस्तान में तालिबान वापस से आ गई। ये पहली बार सभी को लगा कि यूएस किस तरीके से जब अपना काम बन जाता है तो वो भाग सकता है किसी भी कंट्री को छोड़कर। इसलिए यूएस के ऊपर जो आज भरोसा था कि यूएस आपको बचाएगा चाइना के अगेंस्ट, जापान को जो लगता था, या किसी और कंट्री के साथ जापान को बचाएगा, आज यूएस के ऊपर भरोसा करना ये एक बहुत बड़ी बेवकूफी होगी और जापान को ये समझ में आ चुका है। इनफैक्ट मिडिल ईस्ट में तो ऑलरेडी अब कंट्री को समझ में आ चुका है। इकोनॉमिक एंड इंडस्ट्रियल कंसिडरेशन जापान को अपने डिफेंस को बढ़ाना पड़ेगा, बिकॉज उससे जॉब्स क्रिएट होते हैं। ऑलरेडी जापान की इकोनॉमी हमेशा से स्लो डाउन मोड में रही है, तो वॉर इकोनॉमी मतलब डिफेंस इकोनॉमी को बढ़ाकर जापान जो है वो जॉब क्रिएशन और इंडस्ट्रियल एक्सपोर्ट को बढ़ा सकता है। सबसे बड़ा क्रेडिट यहाँ पे दिया जाएगा जापान की पहली वुमेन प्राइम मिनिस्टर सनाई तकैची, जो जब से पावर में आई है क्लियर कट एग्रेसिव पोस्चर चाइना के अगेंस्ट रही है, एंड दिस इज द लेडी हु हैज प्रूव दैट शी इज नॉट गोइंग टू बकल डाउन अंडर एनी काइंड ऑफ चाइनीज प्रेशर। और जब से ये आई है ये एकदम क्लियर कट कह रही है कि आज जो दुनिया में चाहिए वही मैं करूंगी। मैं किसी आइडियलिज्म, मैं किसी भविष्यवाणी में नहीं जीती हूं। मुझे जो आज सही लगता है मैं वही करती हूँ, और अगर आज चाइना का प्रेशर है तो हमें चाइना से आंख मिलाकर बात करना होगा, हमें चाइना से डरना नहीं होगा। और इसके लिए पैसिफिज्म वेसिफिज्म छोड़ो, जापान को एक स्ट्रांग कंट्री की तरह इवॉल्व करो। और इनफैक्ट तकैची वही लीडर है जिन्होंने जापानीज पार्लियामेंट में लास्ट ईयर कहा था कि अगर चाइना ताइवान के अगेंस्ट अटैक करता है तो टोक्यो भी मिलिट्री रिस्पांस चाइना के अगेंस्ट लॉन्च कर देगा। और उसके बाद चाइना ने जापान को कहा था यू हैव क्रॉस द रेड लाइन। फिलीपींस जापान भी आपस में डिफेंस पैक्ट कर रहे हैं, और अब आपको पता है कि जापान ने लीथल आर्म्स एक्सपोर्ट के बैन को हटा दिया है। तो इफ यू कनेक्ट ऑल द डॉट्स आप देख सकते हैं क्लियरली यहां पर एक नया जापान देखने को मिल रहा है। और साथ ही साथ एक और बड़ी बात है 2025 में जो देखने को मिली थी कि जापान जो है, जो 1990 से लेके 2022 तक हमेशा से डिफ्लेशन में रहा, मतलब महंगाई बढ़ने का नाम छोड़ो, महंगाई घट रही थी। और ये इसीलिए था बिकॉज इकोनॉमी में कुछ बचा नहीं था, लोग डिमांड नहीं कर रहे थे, और अगर लोग डिमांड नहीं करेंगे तो प्राइसेस कभी बढ़ेंगे नहीं। इसलिए जापान की प्रॉब्लम हमेशा से रही है डिफ्लेशन। और अब लेकिन 2022 से लेकर 25 तक जापान की इकोनॉमी जो है डिफ्लेशन के उस प्रॉब्लम को खत्म करके इन्फ्लेशन की तरफ बढ़ चुकी है। और इनफैक्ट पिछले 3 साल से जापान की इकोनॉमी में इन्फ्लेशन 2% देखने को मिला है। तो इकोनॉमी में एक बहुत बड़ा बदलाव, मिलिट्री में एक बहुत बड़ा बदलाव, और ये केवल जापान के साथ नहीं है। इनफैक्ट जर्मनी जो अगेन हिटलर का वो एक तरीके से चीज झेला था, जर्मनी सेकेंड वर्ल्ड वॉर में क्या हुआ था, जर्मनी भी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद पैसिफिज्म को एम्ब्रेस किया था। लेकिन जब से रशिया यूक्रेन वॉर हुआ है, जर्मनी ने भी पैसिफिज्म को खत्म कर दिया, अपने वॉर डिफेंस स्पेंडिंग को बढ़ाया है, डिफेंस एक्सपोर्ट करना जर्मनी स्टार्ट कर दिया है। और ये क्लियरली बताता है कि पूरे वर्ल्ड में आज बहुत कुछ चल रहा है। और इसीलिए आने वाले समय में क्या एक नया वर्ल्ड ऑर्डर बनेगा, क्या होने वाला है, ये किसी को नहीं पता है। बिकॉज द मोमेंट यू प्रिडिक्ट समथिंग यू आर बाउंड टू रॉन्ग, बिकॉज दिस वर्ल्ड इज फुल ऑफ अनप्रिडिक्टेबिलिटी, एंड दैट हैज नाउ बीन सीन डे बाय डे किस तरीके से चीजें लगातार बदल रही हैं। आपको क्या लगता है आने वाले समय में और क्या क्या चीजें चेंजेस देखने को मिल सकते हैं वर्ल्ड ऑर्डर में? प्लीज लेट मी नो द कमेंट बॉक्स। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे।